राजकुमार हो। चेतन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। महाराज, जाग जाइए महाराज। सपनों की वादियों से उसे निकालती उस आवाज से बचने के लिए महाराज ने अपना सिर झटक कर दूर कर लिया, लेकिन वो आवाज आनी बंद नहीं हुई, बल्कि और भी तेज हो गई। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसकी बाजू को हल्का सा झटका देकर खींच रहा है। महाराज, मेरे राजकुमार। चेतन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि जिन चीजों को वो अपनी डेली लाइफ में देखता था वो सब गायब थी। ना सामने कंप्यूटर स्क्रीन नजर आ रही थी, ना डेस्क दिख रहा था, यहां तक कि उसकी स्टिकी नोट से ढकी हुई दीवार भी नजर नहीं आ रही थी। सभी चीजें बदल चुकी थी और सामने एक नया दृश्य था। छोटे ईंट के घरों की कतारें, एक गोल चौराहा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो कि पुराने समय के किसी रंगभूमि जैसा लग रहा था, और एक दरवाजे के आकार का फांसी का फंदा जो कि चौराहे के बीचों बीच लगा हुआ था। वो चौराहे के उस पार एक ऊंचे मंच पर बैठा था। वो जिस कुर्सी पर बैठा था वो उसकी ऑफिस वाली रिवॉल्विंग चेयर नहीं थी, बल्कि एक सख्त और बड़ी लोहे की कुर्सी थी। उसके पास ही बहुत सारे लोग बैठे थे जिनकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। वहां बैठे लोगों में से कुछ लड़कियां भी थीं जिन्होंने पुराने जमाने वाले कपड़े पहने हुए थे, जैसा बॉलीवुड की किसी पीरियड फिल्मों में दिखाया जाता है। वे आपस में हंसते हुए कुछ गॉसिप्स कर रही थी। ये सब क्या है? मैं तो ऑफिस में था। चेतन का दिमाग चकरा रहा था। लगातार 3 दिन से ओवर टाइम करने की वजह से शायद वो मेंटली और फिजिकली बुरी तरह से थक गया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो बहुत ज्यादा थक गया था और सिर्फ आराम करने के लिए ऑफिस टेबल पर अपना सिर टिकाया था। तभी किसी ने कहा, महाराज, कृपया जल्दी से अपना फैसला सुनाइए। बोलने वाला वही व्यक्ति था जो चेतन की शर्ट खींच रहा था। वो 50 या 60 साल का बूढ़ा लग रहा था और उसने एक सफेद चोगा पहन रखा था। पहली नजर में वो महाभारत के भीष्म पितामह के किरदार जैसा दिख रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? चेतन ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए सोचा। फैसला? कौन सा फैसला? वो जल्द ही समझ गया कि जो भी लोग चौराहे पर मौजूद हैं वे सभी अपने मुक्के लहराते हुए फांसी के फंदे की तरफ देख रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके थे। चेतन ने सिर्फ फिल्मों में ही किसी को फांसी लगते देखा था। फांसी का फंदा जमीन से 4 मीटर ऊंचाई पर 2 खंभों के बीच लटका हुआ था। दोनों खंभों के ऊपरी सिरे एक क्रॉस बीम से जुड़े हुए थे जो एक मोटी जंग लगी धातु के छल्ले से जुड़ा था। दोनों के बीच एक मोटी सी पीली रस्सी लटक रही थी जिसका एक सिरा फांसी के फंदे से बंधा था और दूसरा छोर अपराधी के गले से बंधा हुआ था। इस अजीब से सपने में उसने पाया कि उसकी नजर बहुत ही तेज थी। आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ने के लिए उसे चश्मे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो फांसी का फंदा जो उससे 50 मीटर दूर था उसे भी बिना चश्मे के साफ दिख रहा था। अपराधी के सर को कपड़े से ढक दिया गया था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। उसके कपड़े चिथड़ों में तब्दील हो चुके थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसका शरीर किसी सूखे तिनके जैसा हो गया था जिसे एक चुटकी में तोड़ा जा सकता था। उसके उभरे हुए सीने के हिस्से को देखकर पता चलता था कि वो एक औरत थी। वो ठंडी हवा में बुरी तरह कांप रही थी, फिर भी वो स्थिर बने रहने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ठीक है, चेतन ने सोचा, वैसे इस महिला ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि लोग उसे सजाए मौत दिए जाने का
इतनी बेसब्री और आक्रोश के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे उसने इस पर विचार किया, उसे सब याद आने लगा और तब उसके सवाल का जवाब भी उसके सामने आ गया। चेतन की याददाश्त जैसे ही लौटी, उसे सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल गया। वो एक डायन थी। डायन शैतान के संपर्क में आने के बाद अशुद्ध हो जाती है और फिर वो तबाही का दूसरा रूप बन जाती है। महाराज, उस भीष्म पितामह ने सावधानी से आग्रह किया। चेतन बूढ़े आदमी पर नजर गड़ाए सोचने लगा, ओह, इसका असली नाम वसुदेव है, ना कि भीष्म पितामह। ये मेरा सहायक वित्त मंत्री है, जिसका काम है सरकारी मामलों में मेरी सहायता करना। मेरा नाम चिरंजीवी है और मैं इंद्रावत साम्राज्य का चौथा राजकुमार हूं। और ये स्थान, जिसे अलुहा नगरी कहा जाता है, जिसका मैं प्रभारी हूं। इस शहर के एक बंदे ने उस डायन को पकड़ा और फिर गिरफ्तार करवाया और तुरंत स्थानीय अधिकारी के पास लेकर आया। नहीं, ये तो न्यायालय का न्याय था। डायन को सजाए मौत देने का फरमान आमतौर पर स्थानीय उच्च अधिकारी या फिर सामंत जारी करते, और इस मामले में यह अधिकार मुझे है। उसकी याददाश्त ने उसके मन में तूफान की तरह उठ रहे हर सवाल का जवाब दिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। एक सपना कभी भी इतना डिटेल्ड नहीं हो सकता। मतलब ये सपना नहीं है तो फिर ये क्या है? कहीं मैं टाइम ट्रेवल करते हुए एंशिएंट इंडिया में तो नहीं पहुंच गया, जहां मैं एक प्रतिष्ठित राजकुमार हूं, कोई मामूली ड्राफ्ट्समैन नहीं। हालांकि इस इलाके का यह हिस्सा बंजर और पिछड़ा हुआ लगता है, और मैंने कभी हिस्ट्री बुक्स में इंद्रावत साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा। बाय द वे, मुझे आगे क्या करना चाहिए? टाइम ट्रेवल तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। अब तो सिर्फ नॉवेल्स या मूवीज में होता है। ये रियल में कैसे हो गया? मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी मुझे इस सर्कस को खत्म करना होगा। एंशिएंट टाइम्स में इन सो कॉल्ड डायनों पर ही हर बुरे चीज और मुसीबतों का दोष मढ़ा जाता था, लेकिन चेतन को यह हरगिज मंजूर नहीं था कि उसकी आंखों के सामने एक निर्दोष मारी जाए। उसने वासुदेव के हाथों से वो औपचारिक लिखित आदेश छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी बाहों को फैलाता हुआ बोला, मैं थक गया हूं। फैसले को दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जाता है। अदालत की कार्यवाही खारिज। चेतन ने लापरवाही से या बिना सोचे समझे काम नहीं किया था। उसने जो कुछ भी किया था राजकुमार के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए किया था। चौथा राजकुमार चिरंजीवी वास्तव में बहुत मनमौजी किस्म का था। उसके मन में जो आता था वो वही करता था। एक शाही घराने में पले बढ़े 20 वर्षीय राजकुमार से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? उनके साथ बैठे सदस्य असंतुष्ट लग रहे थे, लेकिन एक लंबा कवच पहने खड़े एक व्यक्ति ने समझाना चाहा, महाराज, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। सभी डायनों को ढूंढकर तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए, वरना अगर दूसरी डायनों ने उसे बचाने की कोशिश की तो हम क्या कर पाएंगे? अगर मठ को इस बारे में पता चल गया तो वे भी अपनी नाराजगी जताएंगे। चेतन ने आयरन मैन जैसे दिखने वाले उस आदमी को ध्यान से देखा। ओह, ये कार्तिक देव है, मेरा चीफ बॉडीगार्ड। चेतन ने गंभीरता से जवाब दिया। क्यों, क्या डर गए हो? ये कहते हुए उसने ठहाके लगाना शुरू कर दिया। ये राजकुमार के उद्दंड स्वभाव से बिल्कुल मेल खा रहा था। चेतन इतने तक में ही नहीं रुका और आगे भी बोलता रहा। एक आदमी जिसकी मुट्ठियां चट्टानों को भी पीस सकती हों, वो डायनों से डर रहा है? क्या वो वास्तव में सोचता है कि डायने शैतान की दूत होती हैं? क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि तुम कुछ और डायनों को पकड़ो? कार्तिक चुप रहा। वो अपने राजकुमार की आदत से भली भांति परिचित था और वो इस बात से हैरान था कि वो इतनी स्पष्ट और शुद्ध हिंदी कैसे बोल पा रहा था। चेतन ने अपने निजी अंगरक्षक को संकेत दिया और चला गया। कार्तिक थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अंगरक्षक के साथ ही राजकुमार चिरंजीवी के पीछे चल दिया। अन्य रईसों ने खड़े होकर राजकुमार को अपना सम्मान प्रकट किया, लेकिन चेतन उनकी आंखों में अपने प्रति तिरस्कार
और अवमानना साफ साफ देख सकता था। अल्हुआ नगरी के दक्षिण में राजकुमार चिरंजीवी का महल था। वहां लौटते समय चेतन ने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वो उसके पीछे आ रहे मंत्री को अंदर आने से रोक दे, ताकि वो खुद थोड़ी देर के लिए राहत महसूस कर सके। जो आदमी आम तौर पर अपना 90% समय कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताता था, आज इतने दर्शकों के सामने बोलने से वो बुरी तरह चिढ़ गया था। अपनी नई यादों को सहारा लेते हुए चेतन ने अपना सोने का कमरा ढूंढा और फिर लंबे आराम के लिए बिस्तर पर बैठ गया, ताकि वो अपने दिल की धड़कन को काबू में ला सके। फिलहाल उसके दिमाग में एक जरूरी सवाल घेरा डाले था। राजकुमार अपने शहर से दूर इस उजाड़ जमीन पर क्या करने आया है? जवाब खुद ब खुद सामने आ गया और जिससे वो थोड़ा भड़क गया। राजकुमार चिरंजीवी को यहां सिंहासन की दावेदारी के लिए भेजा गया था। यह सब तब शुरू हुआ जब इंद्रावत के राजा अलक्षेंद्र ने ऐलान किया, इस राज्य की दावेदारी उम्र के आधार पर नहीं होगी, बल्कि शासन करने की क्षमता के आधार पर होगी। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे और बेटियों को अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने के लिए भेज दिया और 5 साल बाद जो खुद को बेहतर उत्तराधिकारी साबित करता, वही इंद्रावत का राजा बनता। हालांकि योग्यता और लैंगिक समानता का विचार प्रगतिशील और आधुनिक नजर आता है, लेकिन असलियत में इसे लागू करना मुश्किल था। कौन गारंटी दे सकता है कि 5 बच्चों में से प्रत्येक को समान प्रारंभिक स्थितियों का सामना करना पड़ा? आखिरकार यह एक वास्तविक समय की रणनीति का खेल नहीं था। खुफिया जानकारी के हिसाब से दूसरे राजकुमारों को अल्हुआ नगरी की तुलना में बहुत बेहतर क्षेत्र दिया गया था। असल में बाकी सभी की तुलना में अल्हुआ नगरी से बुरी कोई जगह नहीं थी और इस तरह चिरंजीवी राजा बनने की रेस में कहीं नहीं ठहरता था। इसके अलावा उसने सोचा कि शासन के स्तर का आकलन कैसे किया जाएगा? जनसंख्या के हिसाब से, सेना की ताकत, या आर्थिक तंगी से? अलक्षेंद्र ने अपने मापदंडों का उल्लेख नहीं किया, ना ही उन्होंने प्रतिस्पर्धा के अपने तरीकों पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया। यदि कोई गुप्त रूप से अन्य उम्मीदवारों की हत्या करता है तो वो क्या करेगा? क्या रानी अपने बच्चों को एक के बाद एक मरते हुए देखती रहेगी? रुको, उसने ध्यान से एक और बात याद की। रानी की मृत्यु तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। चेतन ने आह भरी। यह स्पष्ट रूप से सामंती युग के दौर का एक बर्बर और बुरा काल था। जिस तरह से लोग डायनों को लापरवाही से मारना चाहते थे, वो उसे कुछ संकेत देने के लिए काफी था। फिर भी भले ही वो उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करता था, वो हमेशा के लिए इंद्रावत का उत्तराधिकारी राजकुमार होगा और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक एक क्षेत्र विशेष के लिए उसका दर्जा एक भगवान की तरह होगा। इसके अलावा क्या हुआ अगर मैं राजा बन गया? यहां इंटरनेट या आधुनिक सभ्यता के अन्य आराम नहीं है। स्थानीय लोगों की तरह केवल एक मजेदार चीज जो मैं कर रहा हूं वो है डायनों को जलाना। और ऐसे शहर में रहना जहां गंदगी के ढेर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। और अगर किसी दिन मेरी मौत हैजे से हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। चेतन ने अपने अनचाहे विचारों को दबा दिया और अपने कमरे के आईने की तरफ चला गया। आईने में उसे देखने वाले व्यक्ति के हल्के भूरे बाल थे, जो शाही परिवार की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। हालांकि उसका चेहरा साधारण था और उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी। उनका पीला चेहरा शारीरिक व्यायाम की कमी को साफ साफ दर्शा रहा था। उसको याद आया कि वो शराब या महिलाओं से दूर था। राजधानी में रहते हुए उसके कई शारीरिक संबंध थे और वे सभी सहमति से थे। उसने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। उसने अपना टाइम ट्रेवल का एक संभावित कारण भी खोजा। किसी परियोजना पर आगे बढ़ने की उनकी कंपनी द्वारा डाला गया काम का दबाव और उसके बॉस द्वारा लगातार कई रातों तक ओवरटाइम करवाने से हुई थकावट ने उसकी जान ले ली। ऐसे मामले के शिकार आमतौर पर कोडर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोग्रामर होते हैं। इसे भूल जाओ, चाहे जो भी हो, कम से कम मुझे एक और जिंदगी तो मिली और इसलिए मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। उसने इस तथ्य को समझना शुरू कर दिया
कि शायद आने वाले दिनों में उसे इस जीवन की आदत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मिशन राजकुमार चिरंजीवी के रूप में अच्छी तरह से काम करना था और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने देना था। या फिर क्या पता शैतान के पास असली राजकुमार चिरंजीवी हो और तुरंत उसे दांव पर लगा दिया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छी तरह से जियो। चेतन ने एक गहरी सांस ली और आईने की ओर फुसफुसाया, अब से मैं चिरंजीवी हूं। ऑल इज वेल।